नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान आईए एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूचना सहायक पेपर की आंसर की आज आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जारी कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज सूचना सहायक की आंसर की जारी कर दी है, जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। दोस्तों, जिस तरह की बोर्ड की आदत रही है, जो पेपर दिया गया वो हर बार की तरह आउट ऑफ सिलेबस दिया गया। कंप्यूटर का जो सेक्शन था उसमें उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस ज़्यादा दे दिए गए जो टॉपिक्स सिलेबस जो उनके द्वारा जारी किया गया था उसमें थे ही नहीं। उन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए। पहली मिस्टेक तो ये की गई। उसके बाद दोस्तों, जो पेपर था उसके अंदर जीके का पोर्शन ना के बराबर दिया गया, जो कि सिलेबस में ज़्यादा दिया हुआ था, और रीजनिंग जिसके कम टॉपिक्स मतलब सिलेबस कम दिया हुआ था और क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए गए। तो एक तो पेपर में पूरी गड़बड़ थी जो थी। उसके बाद जो आंसर की अब जो बोर्ड ने जारी की है और ऑब्जेक्शन मांगे, ऑब्जेक्शन के लिए मात्र 3 दिन का टाइम दिया, 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच का। तो बोर्ड ये चाहता है जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी करके टाइपिंग एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो दोस्तों, अब जिस हिसाब से आंसर की दी गई है उसके बाद से ये तो निश्चित है कि बोर्ड उन पे ऑब्जेक्शन लेगा, लेकिन हर बार की तरह जैसा बोर्ड का रवैया रहा है, बोर्ड उन पे कुछ खास कार्रवाई नहीं करेगा। वो ऑब्जेक्शन सारे खारिज ही होने, कोई एक आध क्वेश्चन में चेंज हो जाए या डिलीट हो जाए तो अलग बात है। अभी हमारे पास कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भेजे कैंडिडेट्स ने और अपने ऑब्जेक्शंस बताए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। आपका भी कोई ऑब्जेक्शन है तो नीचे व्हाट्सअप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ जा करके आप सबसे पहले सूचना सहायक लिख करके अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और कोई जो प्रूफ है आपके पास उन क्वेश्चंस से रिलेटेड वो प्रूफ हमें भेज सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे बोर्ड की तरफ से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस जो है उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, तो कोर्ट में अभ्यर्थी जाने वाले हैं, ये निश्चित है। और हर भर्ती की तरह इसमें भी याचिका लगने वाली है क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। तो तैयार रहें, जल्द से जल्द आप याचिका लगाएं, क्योंकि अगर एक बार टाइपिंग की डेट आ गई, रिजल्ट आएगा उसी दिन टाइपिंग की डेट भी आ सकती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको कोर्ट में जाने के लिए। तो आपको पहले से रेडी रहना है कोर्ट में याचिका लगाने के लिए। या आप बोर्ड का रुख आप ये समझ सकते हो कि बोर्ड कुछ ज़्यादा आंसर की में चेंज करने वाला है नहीं, करेगा तो भी गड़बड़ ही करेगा, सही नहीं करेगा। तो आप पहले से रेडी रहें कि कोर्ट में जिन क्वेश्चंस के आपके पास प्रूफ है जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं और साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस गड़बड़ है, इनके आंसर गड़बड़ है, उन पे आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं जल्द से जल्द। क्योंकि 1 महीने में ही फिर आपको टाइपिंग एग्जाम हो जाएगा, तो टाइपिंग एग्जाम से पहले पहले आपको ये सारी कार्रवाई करनी होगी। अब जो क्वेश्चंस कैंडिडेट्स ने भेजे हैं उनमें आप देख लीजिए, लगभग 9-10 क्वेश्चंस भेजे हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग का ये एक क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ किसी भी कोचिंग से या किसी भी टीचर से आप पूछ लेना जो रीजनिंग का बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में आपने सोल्व किए होंगे, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें साफ साफ दे रखा है कि ये ब्रांड जो है, इस ब्रांड के पर्स धनी लोगों के लिए है। तो इसमें धारणा कथन ये है, तो इसमें धारणा क्या होनी चाहिए, एजम्पशन क्या हो सकता है कि कई लोग धनी कहलाना पसंद करते हैं। दूसरा है कि यदि किसी के पास इस ब्रांड का पर्स नहीं है तो वह व्यक्ति धनी नहीं है। तो कोई भी बेसिक रीजनिंग भी अगर जानता है तो वो देखते ही कहेगा कि ये दोनों की दोनों धारणाएं जो है इस दिए हुए स्टेटमेंट से कहीं कोई लिंक नहीं करती है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए था, न ही धारणा फर्स्ट और न ही सेकंड मान्य है। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर ए माना है, फर्स्ट धारणा को सही माना है। जबकि इस ब्रांड का पर्स धनी लोगों के लिए, इससे इसका कोई रिलेशन ही नहीं है कि कई लोग धनी कहलाना चाहते हैं, रिच कहलाना चाहते हैं, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग की बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स में मिल जाएंगे। उसके जो प्रूफ है आप कोर्ट में भी लगा सकते हो और पहले आप बोर्ड में सबमिट करा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एलसीडी पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ, इनमें सेम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो फ्लैट पैनल और जो एलसीडी पैनल है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो एक तो फिटर की नहीं होती है, थिकनेस की होती है, लाइट। यहाँ पर आप इंग्लिश में देखोगे क्योंकि वहाँ पे साफ साफ पेपर में लिखा होता है कि इंग्लिश का जो वर्जन है वो सही माना जाएगा। तो यहाँ पर लाइट दिया है, तो यहाँ पे लाइट वेट नहीं दिया है। हालांकि हिंदी में लिखा है हल्का, हल्का किस चीज़ में हल्का, वेट में हल्का या क्वालिटी में हल्का। तो ये जो लाइट दिया है इसको आप ये नहीं मान सकते कि लाइट वेट लिखा है या वजन में हल्का लिखा है। तो ये आंसर जो है बोर्ड ने माना है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था थिकनेस, यानी कि बी, मोटाई। तो इसका आंसर बी होना चाहिए था। यहाँ पे लाइट से स्पष्ट नहीं है कि लाइट कौन सी लाइट की बात कर रहा है। अगर हल्के की भी बात करें तो हल्का किस तरीके से, क्वालिटी में हल्का या फिर वेट में हल्का। तो ये आप मान के नहीं चल सकते कि हल्का लिखा है इसका मतलब वेट में हल्का होगा। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। ये भी डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, या फिर इसका आंसर बी होना चाहिए। तो इस पर निश्चित तौर पर कोर्ट में याचिका लगने वाली है। नेक्स्ट
क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ये क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त जो विभिन्न घटक होते हैं उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाता है स्मार्टफोन में उसको समा सके, इसे क्या जाना जाता है। कुल मिला के अगर आप इसको हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच मेकअप द प्रोसेसर हैव टू बी कंडेंस्ड टू फिट इन द स्मार्टफोन इट इज़ नोन। यानी कि जो प्रोसेसर है स्मार्टफोन में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं प्रोसेसर के वो स्मार्टफोन में चिप पे लगाए जाते हैं, तो प्रोसेसर ऑन चिप होता है। यानी कि जो चिप लगी होती है आपकी स्मार्टफोन में उसका जो प्रोसेसर है वो चिप पे रहता है। तो बोर्ड ने इसका आंसर माना है सिस्टम ऑन ए चिप। सिस्टम ऑन ए चिप का कोई मतलब ही नहीं है कि सिस्टम चिप पे कैसे हो गया, प्रोसेसर उसका जो है वो चिप पे होता है ना कि सिस्टम। तो इस क्वेश्चन पे आप निश्चित तौर पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। कोई भी कोचिंग या कंप्यूटर के जो अच्छे ज्ञाता टीचर है वो इसका प्रूफ आपको दे देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। इनमें से कौन से गुणवत्ता संबंधी आंकड़े हैं, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात यहाँ कर रहा है कि क्वालिटी का पता कैसे लगेगा। अगर आप इसको रीजनिंग का क्वेश्चन भी अगर माने तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी का कैसे पता कर सकते हैं, या यहाँ पर जिस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप एक पर्सन की क्वालिटी का कैसे आइडिया लगा सकते हैं। उसके जेंडर से आइडिया थोड़ी लग सकता है, उसके आंखों के कलर से आइडिया थोड़ी लग सकता है, या उसकी एज ग्रुप से आइडिया थोड़ी लग सकता है। तो व्यक्ति की क्वालिटी का पता कैसे चल सकता है कि भाई किस क्वालिटी का, यानी उसके गुण का कैसे पता चल सकता है, गुणवत्ता का कैसे पता चल सकता है कि उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी गुणवत्ता कैसी है जीवन शैली की। यानी साइज ऑफ हाउस होल्ड इसका आंसर होना चाहिए, यानी किसी का घर किस साइज़ का है। अगर किसी का बड़ा घर है इसका मतलब वो क्वालिटी लाइफ जी रहा है, यानी उसकी लाइफ में क्वालिटी है, तो वो उस व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा है। क्योंकि किसी के पास अगर छोटा घर है, झोपड़े में रह रहा है, तो उसके पास क्वालिटी नहीं है, और जिसके पास घर बड़ा है यानी कि कुछ ना कुछ उसने क्वालिटी है, इसीलिए उसके पास बड़ा घर होगा। जेंडर से कोई क्वालिटी नहीं हो सकती, ये बोर्ड ने आंसर इसका माना है। जेंडर किसी की क्वालिटी कैसे हो सकता है, जेंडर मेल फीमेल या कोई भी जेंडर है तो वो उसकी क्वालिटी कैसे हो सकती है। तो ये इसका आंसर बोर्ड ने माना, जबकि नहीं होना चाहिए। ऐसे तो मानने को फिर आई कलर जो होता है, आंखों का कलर, वो भी एक क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी के कलर होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके आंसर तो या तो तीनों ही मानो, या फिर जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, आप किसी भी रीजनिंग के अच्छे टीचर से पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को या तो डिलीट होना चाहिए या इसका आंसर चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन है, आप किसी भी एक्सपर्ट टीचर से पूछ लेना। ये जो डेटा दिया हुआ है एक्सेल सीट का, इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाया गया है तो बोर्ड ने माना है कि एक्सेल सभी पंक्तियों में प्रत्येक सूत्र के लिए समान आउटपुट देगा। अरे भाई, अलग अलग पंक्तियाँ हैं, अलग अलग कॉलम है, इनमें यह फॉर्मूला लगाया है A1 से लेके A124 तक। तो इसी तरीके से B1 से लेके B24 तक का जो डेटा होगा उनके लिए समान आउटपुट कैसे आ जाएगा भाई। अलग अलग जो यहाँ पर जो, हालांकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे डेटा भी दिया होता तो सबका आउटपुट समान कैसे आ जाता। सबका आउटपुट अलग अलग, या तो यहाँ पे कुछ डेटा देना चाहिए था जिससे कि पता चले कि हाँ भाई इसमें समान आउटपुट आएगा। तो इसका जो ये आंसर है ये बोर्ड ने गलत माना है, इसका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि डेटा यहाँ पर कुछ अंदर का नहीं दिया है। तो अलग अलग जो रो और कॉलम का जो अलग अलग जो इसमें सेल बने हुए हैं इनका आउटपुट भी अलग अलग ही आना चाहिए था, सेम आउटपुट नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 जो मॉडल पेपर का है। इसमें आप देख सकते हो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप देख सकते हो कि द कीबोर्ड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज ए फिक्स्ड QWERTY की लेआउट, दिस कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय की लॉगर बट आर स्टिल सेफ देन नॉर्मल कीबोर्ड हार्डवेयर। तो इसमें जो सेफ कीबोर्ड की अगर बात करें तो जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड आता है, जो आपने देखा होगा कि बैंक होता है, जैसे SBI में आप जब लॉगिन करते हो तो वहाँ एक वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, उसे ऑनलाइन कीबोर्ड कहते हैं। तो वो ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है वो ज़्यादा सेफ होता है, इसीलिए तो बैंक वगैरह उसको यूज़ करते हैं। ऑन स्क्रीन जो कीबोर्ड जैसे हम टाइप करने वाला है वो उतना सेफ नहीं है जितना वर्चुअल वाला है, क्योंकि ऑन स्क्रीन आप अगर टाइप करते हो तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से आपका अगर फ़ोन भी हैक होता है तो उसमें उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड में जो है आपके पासवर्ड वगैरह हैक नहीं हो सकते हैं। ये बाद में आया है, कोई भी चीज़ अगर बाद में आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी बाद में आती है। ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ये तो बहुत पहले से है मोबाइल फ़ोन वगैरह में, लेकिन जो वर्चुअल कीबोर्ड है ये बाद में आया है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी बाद में आती है तो वो ज़्यादा सिक्योर होती है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसमें ए माना है, जो कि साफ साफ इसमें गलत है। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, जिनके भी ये रॉन्ग हुआ है तो इस पर भी कोर्ट में याचिका आप लगा सकते हैं अगर बोर्ड इस पर कुछ एक्शन नहीं लेता है तो। और एक ये क्वेश्चन इसने साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट के बिहेवियर पर, सोशल मीडिया पर जो स्टूडेंट का बिहेवियर है तो उनकी एक लिस्ट बनाने के लिए वर्ड के अंदर
विच फीचर ऑफ वर्ड इज़ द बेस्ट सुटेबल टू प्रिपेयर द लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाने के लिए, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट होगा। तो लिस्ट बनाने के लिए या तो नंबरिंग होती है या फिर बुलेट से आप लिस्ट बनाओगे वर्ड में। लिंकिंग से आप कैसे लिस्ट बना सकते हो। बोर्ड ने इसका आंसर माना है ए, जो कि साफ साफ ही गलत है। इसका आंसर या तो बुलेट होना चाहिए या नंबरिंग होना चाहिए, और दोनों में अगर देखा जाए तो नंबरिंग बेस्ट होता है कि उससे ये पता रहता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है। इस तरह से नंबरिंग इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन बोर्ड ने दिया लिंकिंग तो हो ही नहीं सकता इसका किसी भी हालत में आंसर। तो ये तो साफ बोर्ड का गलत आंसर है। तो इस पर आप निश्चित तौर पर याचिका लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 9-10 क्वेश्चन तो लगभग हमें मिले हैं कैंडिडेट के द्वारा। इसमें ये कहा गया है कि जब सिग्नल जो होता है किसी भी लेन में, कोई एक ही बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस है, उसके अंदर लेन है उनका, ठीक है, तो उनके बीच में ये कहा गया है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग हार्डवेयर कैन इंप्रूव द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा के ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए किसी भी एक लेन में, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो लेन लगी है उसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर आप राउटर का यूज़ करेंगे, रिपीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर की बात कर रही है। तो इतना बेसिक ये होना चाहिए कि बेसिक सा ये क्वेश्चन है, इसमें राउटर होना चाहिए, जबकि बोर्ड ने रिपीटर माना है। हालांकि रिपीटर हो सकता था, लेकिन एक अलग रेंज के लिए ये दिया जाता तो रिपीटर होता। इसका आंसर जो होना चाहिए, क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिस है फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर में, तो राउटर का इसमें होना चाहिए था आंसर। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर के टीचर से भी इसके बारे में राय ले सकते हैं। निश्चित तौर पे इसका आंसर राउटर होना चाहिए। तो ये 9-10 क्वेश्चन थे जिन पे भी कैंडिडेट्स की आपत्ति मिली है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, जो आप अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तो दोस्तों आपको बोर्ड में तो ऑब्जेक्शन लगानी ही है। अभी 2 दिन का समय तो आपके पास छुट्टी का है। 5 से लेके 7 फरवरी तक आप जो है बोर्ड में अपनी जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जरूर बोर्ड में ऑब्जेक्शन लगाएं, लेकिन जैसा कि बोर्ड का बिहेवियर रहा है, जैसा रवैया रहा है, बोर्ड ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा आंसर की में, और करेगा तो गड़बड़ी करेगा। तो आप पहले से सारे जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं डाउटफुल है उनके प्रूफ इकट्ठे कर लो जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाए। और उसके बाद अगर बोर्ड उन आंसर्स पे कोई सही तरीके से एक्शन नहीं लेता है तो आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हो। और कोर्ट में याचिका आपको जल्द से जल्द लगानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा टाइपिंग की तैयारी के लिए। और अगर मान लो आपके 1-2 नंबर भी एक क्वेश्चंस की वजह से भी अगर आपके नंबर थोड़े से कम रहते हैं तो टाइपिंग में बाहर होने का खतरा आपका रहेगा। इसलिए ये मत सोचना कि हमारा टाइपिंग में आ गया है तो हम नहीं लगाते हैं कोर्ट में याचिका। आपको कोर्ट में याचिका जरूर लगानी है अगर आपके क्वेश्चंस सही है, आपका आंसर सही है और बोर्ड ने गड़बड़ किया है, तो इतने सारे क्वेश्चंस पे आपत्तियां लगनी चाहिए। तो दोस्तों कोर्ट के लिए जो याचिका लगेगी उसकी तैयारी रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे ही लग जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स को जो पहले से जानते हैं बोर्ड का बिहेवियर उनको पता है। तो प्रूफ इकट्ठे करके रखो। और याचिका लगाने के लिए नीचे जो व्हाट्सअप का लिंक आपको दिया है, इस लिंक पर जा करके आप क्वेरी कर सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे और कब आपकी पिटीशन फाइल हो जाएगी कोर्ट में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।